नेक्स्ट है बच्चे बर्जीलियस हाइपोथेसिस और एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। पहले हम बर्जीलियस हाइपोथेसिस कर लेते हैं। तो बर्जीलियस वैसे स्वीडन का रहने वाला स्वीडिश केमिस्ट है। उसने कोशिश की कोरिलेट करने की डाल्टन अटॉमिक थ्योरी और गेल सेक्स लॉ को। आपने देखा होगा कि जो डाल्टन अटॉमिक थ्योरी है बेसिकली एटम के साथ ही रिलेटेड है। उसमें एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम मास शेप साइज आपने पढ़ा। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट साइजेस। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सारा उसमें एटम के ऊपर बात की। और फिर हमने गेल सेक्स जो लॉ था उसमें देखा कि जो वॉल्यूम जो गैसेस होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। तो बर्जीलियस ने सोचा क्या कोई वॉल्यूम और एटम्स के बीच में रिलेशन है। क्या कारण है कि जो डाल्टन थ्योरी थी वो गेल सेक लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। तो इसमें दिमाग में एक आइडिया आया, इसने सोचा कोई ना कोई वॉल्यूम, गैस की वॉल्यूम और एटम के बीच में कोई रिश्ता है। तो इसके बेसिस के ऊपर इसने एक हाइपोथेसिस दे दिया। हाइपोथेसिस में जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं था, प्रूफ नहीं था, इसने ऐसे ही कह दिया कि ऐसा हो सकता है। उसने क्या कहा, इसने कहा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसने कहा अगर हमारे पास 2, 3, 4, 20 गैसेस भी हैं, अगर हम टेम्परेचर सेम रखते हैं, प्रेशर सेम रखते हैं और अगर हम वॉल्यूम सेम लेते हैं, अगर एक गैस है उसकी वॉल्यूम 2 लीटर ले ली, दूसरी गैस है उसकी वॉल्यूम भी हमने 2 लीटर ले ली, टेम्परेचर सेम रखा, प्रेशर सेम रखा, इसने कहा दोनों गैस के जो नंबर ऑफ एटम्स वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस हाइपोथेसिस को हम क्या बोलते हैं, बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। तो ये है बर्जीलियस हाइपोथेसिस। बट ये फेल हो गया क्योंकि कुछ एग्जाम्पल जब हम ये अप्लाई करेंगे कुछ एग्जाम्पल पे तो ये कंट्राडिक्शन देता है डाल्टन अटॉमिक थ्योरी को। चलिए ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस रिएक्ट करती है, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है जो कि गैसीय स्टेट में है। तो ये इसकी 1 वॉल्यूम है, ये 1 वॉल्यूम रिएक्ट करती है और कितनी वॉल्यूम बनती है HCl की, 2 वॉल्यूम। तो अकॉर्डिंग टू बर्जीलियस हाइपोथेसिस अगर इसमें n मॉलिक्यूल सॉरी n एटम्स हैं, अगर कहते हैं इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ एटम सेम होंगे। मान लीजिए इसमें n एटम्स हैं तो इसमें भी कितने एटम होंगे, फिर n एटम, क्योंकि ये 1 वॉल्यूम है, ये भी 1 वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम है तो नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये 2 वॉल्यूम है, अगर ये इसमें एक एटम है, n एटम है सॉरी, तो इसमें कितना होना चाहिए, फिर 2n एटम होना चाहिए क्योंकि ये डबल वॉल्यूम है। अगर एक वॉल्यूम में n एटम है तो 2 वॉल्यूम में कितने होंगे, 2n एटम्स होने चाहिए। अब हम सपोज करते हैं n की बजाय एक एटम है, अगर एक वॉल्यूम में एक एटम है तो इसमें भी एक एटम आएगा, तो इसमें क्या आएंगे, ये डबल है तो 2 एटम आएंगे। इसका मतलब है एक एटम हाइड्रोजन का एक एटम क्लोरीन का कंबाइन होता है, क्या देता है, 2 एटम देता है HCl का। अब हम सोचते हैं कि अगर हमें एक एटम HCl का बनाना होगा तो कैसे बनेगा। इस इक्वेशन के हिसाब से अगर इसका हमें एक एटम बनाना है तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, हम हाफ एटम। तो यहाँ से निचोड़ क्या निकला कि एक एटम HCl का बनाने के लिए आपको आधा एटम हाइड्रोजन का आधा एटम क्लोरीन का लेना पड़ेगा। बट डाल्टन कहता है कभी भी एटम जो होते हैं वो फ्रैक्शन में कंबाइन नहीं होते हैं, हमेशा होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसलिए ये हाइपोथेसिस फेल हो गया। साइमल्टेनियसली एवोगैड्रो अनदर साइंटिस्ट है, उसने सोचा इसने क्या गलती की, उसने इसका आइडिया चुरा लिया और अपना आइडिया दे दिया। यहीं से उसने कंसेप्ट उठाया है। उसने बेसिकली एटम की जगह टर्म यूज कर दी मॉलिक्यूल। अगर आधा एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बट मॉलिक्यूल आधा हो सकता है, यही उसने लेके आगे चला, जो हम आगे करेंगे एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस रिजेक्ट होने के बाद, क्योंकि आपने देखा पीछे एग्जांपल में कि जब हम एग्जांपल कर रहे हैं कि वाटर कैसे फॉर्म हुआ होगा, जहाँ हमने वहाँ पे HCl की फॉर्मेशन की एग्जांपल की, तो उसमें हमने ये देखा कि एक एटम HCl का फॉर्म करने के लिए आपको हाफ एटम लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, हाफ एटम लेना पड़ेगा आपको क्लोरीन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ एटम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद हाफ एटम ऑफ क्लोरीन टू गिव 1 एटम ऑफ HCl, जो कि क्लियरली कॉन्ट्रडिक्शन है विद डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन कहता है कि एटम जो होता है वो होल नंबर्स में कंबाइन होते हैं, ना कि फ्रैक्शन में। आधा एटम कभी नहीं कंबाइन होगा। तो इसलिए बर्जीलियस हाइपोथेसिस जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। बट एवोगैड्रो ने उसकी जो गलती थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि वो उसने पकड़ ली कि वो मिस्टेक कर रहा था बेसिकली।
वो अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था, वो बेसिकली एटम को ही लेके चला। एवोगैड्रो ने नया कंसेप्ट दिया मॉलिक्यूल का, तो इससे दो अल्टीमेट पार्टिकल लेके चला कि एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो एवोगैड्रो मेड ए क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। इसने क्लियरली डिफरेंशिएट करके बताया कि एटम और मॉलिक्यूल के बीच में क्या डिफरेंस है। एटम क्या है? एटम इज द डेफिनेशन हमने पहले भी आपको करवाई है, बेसिकली ये इसी ने कंसेप्ट क्लियर किया था, इसलिए जहाँ पे दोबारा मैं लिख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रो एटम क्या था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। तो एटम क्या था? एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल था जो कैपेबल होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। इट मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस, ये अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ये देखा गया कि जो एलिमेंट्री गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एटसेट्रा, रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करती हैं, बट ये इंडिपेंडेंटली जो है कैपेबल नहीं होती हैं एटॉमिक स्टेट में एग्जिस्ट करने के लिए। तो हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वो एटम नहीं होते हैं, बल्कि वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो इसने यहीं से गैसेस को लेके ही देखा कि ये जो एलिमेंट्री गैसेस हैं नो डाउट ये पार्टिसिपेट कर रही हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे ऊपर कहता है कि एटम क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट वो एलिमेंट तक के लिए बोला था। मैटर में दोनों चीजें आती हैं, एलिमेंट भी आता है, कंपाउंड भी आता है। तो पर्टिकुलर अगर गैस की बात करें तो एवोगैड्रो ने कहा कि जो इसमें जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूल है, ना कि एटम है। तो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड व्हिच इज कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। तो एवोगैड्रो ने एटम की जगह मॉलिक्यूल को कोरिलेट करने की कोशिश की विद द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। कि जो हमने गेल सेक लॉ पढ़ा था उसमें क्या देखा था आपने कि जो गैसेस है वो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स एक्ट करती हैं। डाल्टन ने एटम का ही जिक्र है, वहाँ मॉलिक्यूल का कुछ नहीं दिया है। तो बर्जीलियस ने एटम और वॉल्यूम के बीच में कोरिलेशन ढूंढने की कोशिश की, कोरिलेट करने की कोशिश की। एवोगैड्रो ने एटम के बजाय मॉलिक्यूल और वॉल्यूम ऑफ गैस के बीच में क्या रिलेशन है वो बताया। तो उसने एक अपना हाइपोथेसिस दे दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। Thus, Avogadro correlated the volume of gases with the molecules and not with the atoms. उसने मॉलिक्यूल के साथ कोरिलेट किया, ना कि एटम साथ। बिकॉज क्यों? बिकॉज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गैस जो था वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता था वो मॉलिक्यूल था, ना कि एटम था। हेंस एवोगैड्रो जो है उसने अपना एक हाइपोथेसिस दिया जिसको हम क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। और जो क्या स्टेट करता है, सेम आपने बर्जीलियस की तरह ही लिखना है, जहाँ पे एटम लिखा था वहाँ मॉलिक्यूल लिख देना है। तो इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस क्या स्टेट करता है? वो कहता है अगर हम डिफरेंट गैसेस की बराबर वॉल्यूम लेते हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे? बराबर होंगे, सेम होंगे। मान लीजिए आपने 1 लीटर हाइड्रोजन गैस ली और 1 लीटर आपने क्लोरीन गैस ले ली, 1 लीटर आपने अमोनिया गैस ले ली। अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखते हैं तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? सेम होंगे। अगर एक में 1000 मॉलिक्यूल है, दूसरे में भी 1000 होंगे, तीसरे में भी 1000 होंगे। ये था एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो बर्जीलियस में क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे क्या है? इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ बुक में ये पहले लिख सकते हैं आप लोग, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है वैसे भी आप लिख सकते हैं। तो आगे हमने करनी है क्या दे, जो वहाँ पे जो फेल हो रहा था बर्जीलियस हाइपोथेसिस, क्या एवोगैड्रो उसको एक्सप्लेन कर पाता है या नहीं? चलिए अब हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो चलिए एवोगैड्रो हाइपोथेसिस को हम सेम एग्जांपल अप्लाई करते हैं, जैसे हमने पीछे एग्जांपल ली थी हाइड्रोजन और क्लोरीन की, वो रिएक्ट करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं, उसी पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। जैसे यहाँ पे H2 गैस प्लस क्लोरीन गैस क्या दे रहा है हमें? हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो गैसीय स्टेट में है। अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक क्या कहता है?
इसमें 1 वॉल्यूम है, इसमें 1 वॉल्यूम है, तो इसमें कितने हैं 2 वॉल्यूम है। अब एवोगाड्रो ने जो प्रपोजल दिया उसके हिसाब से वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, सेम होंगे। अगर इसमें n मॉलिक्यूल लेते हैं तो इसमें भी कितना आना चाहिए n मॉलिक्यूल, तो इसमें 2 वॉल्यूम है तो डबल हो जाएंगे 2n मॉलिक्यूल। इससे ये निकलता है कि अगर इसमें 1 मॉलिक्यूल होता है तो इसमें भी 1 होगा, इसमें कितने होंगे 2 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल बनाने के लिए आपको 1 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, 1 लेना पड़ेगा क्लोरीन का। तो यहाँ से हमें आइडिया मिला कि अगर हमें 1 मॉलिक्यूल HCl का बनाना होगा तो उसके लिए आपको ये कितना लेना पड़ेगा हाफ, क्योंकि ये डबल है 2, जो 1 ले रहे हैं तो ये अगर 1 होगा तो ये क्या होगा 1/2। तो 1/2 मॉलिक्यूल आप लेना पड़ेगा हाइड्रोजन का, 1/2 मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा क्लोरीन का, क्या बनाने के लिए 1 मॉलिक्यूल किसका HCl का। तो यहाँ से साफ क्लियर है, फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट 1 मॉलिक्यूल HCl इज कंसिस्ट ऑफ हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। तो जहां से जी हमें दिख रहा है कि 1 मॉलिक्यूल HCl का किससे बना हुआ है, आधा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का, आधा मॉलिक्यूल क्लोरीन का। सिंस मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है 1 या 2 या 3 एटम से बना हो सकता है। जैसे गैसेस होती हैं नोबल गैसेस, उसमें 1 ही एटम होता है, उसमें बाकी जितने भी गैसेस हैं उसमें 1 से ज्यादा एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स एंड हेंस 1/2 मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट। जैसे कि मॉलिक्यूल में 1 से ज्यादा एटम होते हैं तो आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकता है। उसमें होता है जैसे किसी मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो आधे मॉलिक्यूल में क्या होगा 1 एटम होगा जो फ्रीली क्या कर सकता है एग्जिस्ट कर सकता है। तो कैन एग्जिस्ट एंड मे कंटेन 1 or 2 atoms, hence it does not contradict Dalton's atomic theory। इसलिए ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कंट्राडिक्ट नहीं करता है, जैसे कि पहले वाला कर रहा था। कौन सा, वर्जिलियस कर रहा था, क्योंकि हाफ एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बट हाफ मॉलिक्यूल है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि मॉलिक्यूल भी किसका बना होता है एटम्स का बना होता है। तो मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स होंगे तो आधा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसलिए एवोगाड्रो ने जो वर्जिलियस का हाइपोथेसिस था उसकी जो लिमिटेशन थी, उसमें जो खामी थी, उसको उसने कैसे दूर किया कि अल्टीमेट पार्टिकल जो था मैटर का उसको डिस्टिंग करके कि जो अल्टीमेट पार्टिकल है वो एटम भी हो सकता है और मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एलिमेंट के लिए उसने एटम का कहा, पर जो गैसेस थी मोस्टली उसमें जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है वो क्या है मॉलिक्यूल है, ना कि एटम जो फ्रीली एग्जिस्ट कर सके। तो नेक्स्ट हमने करना है रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसको हम सिंपली एटॉमिक मास भी बोलते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। सपोज कर लीजिए हमारे पास एक्स वाई की रेशो दी गई है, कितनी x डिवाइडेड बाय y कितना आता है 3/4 आता है, वेयर x जो है वो मास ऑफ 5 रुपये कॉइन है और y जो है मास ऑफ 10 रुपये कॉइन है। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये वाला सिक्का है और जो y है वो है 10 रुपये वाला सिक्का है। दोनों के मास की रेशो निकाली हमने, वो कितनी आ गई 3/4 रेशो आती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कॉइन का मास कितना होगा? मैंने तो नहीं बताया यहाँ पे x कितना है y कितना है, मैंने 6x डिवाइडेड बाय y बताया हुआ है 3/4। अगर x मैं 6 ले लूँ y मैं 8 ले लूँ तब भी ये 3/4 ही आएगा। तो x का जो मास है वो 6 ग्राम भी हो सकता है, y का 8 ग्राम भी हो सकता है। अगर मैं x को 9 ले लूँ y को 12 ले लूँ तब भी ये रेशो कितनी आएगी 3/4 ही आएगी। अगर मैं x का मास 12 ग्राम लूँ y का मास 16 ग्राम लूँ तब भी ये रेशो कितनी आएगी 3/4 ही आएगी। इसी तरह से अगर मैं x को 15 ले लूँ और y को क्या ले लूँ मैं 20 ले लूँ तब भी ये क्या आएगा 3/4 ही आएगा। सो ऑन। इसी तरह से अगर x को मैं 18 ग्राम लेके चलूँ y को मैं 24 ग्राम लेके चलूँ तो ये फिर क्या आएगा 3/4 ही आंसर आएगा। तो क्या यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर सिंपली हम लिख दें x y जो है वो कितना है 3/4, तो x का मास कितना होगा y का मास कितना होगा। ये सिर्फ हमें रिलेटिव रेशो बता रहा है कि अगर x 3 हुआ तो फिर y 4 होगा। तो अगर मैं क्या कर दूं यहाँ पे, अगर मैं इसको कर दूं 1/4
4 कर दूँ, ऐसे सपोज करके चलिए सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर y 1 हो गया तो x क्या हो जाएगा? अब इसको हम क्या करें, y को 4 कर दें सारी, तो x किस बराबर रख लिया हमने? 1 के बराबर रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ, y जो है वो क्या है, यहाँ से y किस बराबर आएगा? y आ जाएगा इक्वल टू 4x। y क्या आ जाएगा? 4x। इसका मतलब ये हुआ y जो है वो x के मुकाबले में 4 टाइम्स हैवियर है। ये नहीं है कि x का मास 1 ग्राम है, y का मास 4 ग्राम है। x और y कुछ भी हो सकता है। यहाँ से हमें यही मिल रहा है कि अगर x मेरा 1 हुआ फिर y 4 हो जाएगा, अगर x मेरा 2 हुआ तो y कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, अगर x मेरा 3 हुआ तो y कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये हमें रिलेट करना पड़ रहा है कि अगर x इतना होगा फिर y इतना होगा। तो सिमिलरली एटॉमिक मास भी रिलेटिव होता है। वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि ये एटम का एग्जैक्ट मास है। जो एटॉमिक मास हमारे पास रिपोर्टेड है, जो एटॉमिक मास आप पढ़ने जा रहे हो, इसको हमेशा रिलेट किया गया है किसी दूसरे एटम के साथ। अगर वो इतना होगा तो एटॉमिक मास का कंसेप्ट हमें कैसे पता चला? बेसिकली जो हमने पीछे पढ़ा एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, उसमें आपने पढ़ा इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यही पढ़ा ना आप लोगों ने कि इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मान लीजिए आपके पास ऑक्सीजन गैस थी और कौन सी थी? हाइड्रोजन गैस थी। अगर दोनों की इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, सपोज कर लीजिए इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें भी कितने होंगे? 1000 मॉलिक्यूल होंगे। अब जो दिक्कत क्यों आई, हम एटॉमिक मास रिलेटिव क्यों ले रहे हैं? एटम इतना स्मॉल है कि हम उसका वेट नहीं निकाल सकते हैं। उसका वेट निकालने में बड़ी दिक्कत है, क्योंकि आप तो एटम को देख ही नहीं पाते हैं। जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे हैं उसको पकड़ के उसका वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सिंगल एटम का मास नहीं निकाला जा सकता। पर जो साइंटिस्ट हैं उनका काम ही यही है कि जो प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करना है, उसका सलूशन फाइंड करना है। तो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से एक बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व होने जा रही है। बिकॉज नो डाउट हम किसी एटम का मास नहीं निकाल सकते या किसी मॉलिक्यूल का मास नहीं निकाला जा सकता इंडिपेंडेंटली। जो एग्जैक्ट मास है जिसको हम एब्सोल्यूट मास बोलते हैं वो नहीं निकाल सकते हैं, बट रिलेटिव मास निकाला जा सकता है। रिलेटिव मतलब अगर कोई आइटम इतना होगा तो दूसरा कितना होगा उसके मुकाबले में निकाला जा सकता है। कैसे निकाला उन्होंने? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन गैस ले ली, मैंने बोला आपको, और हाइड्रोजन गैस ले ली। अगर ये 2 लीटर ली, ये भी 2 लीटर ले ली। अगर ये 5 लीटर ली, ये भी 5 ली। क्यों ली? हमें एवोगैड्रो हाइपोथेसिस अप्लाई करना था। एक एटम आप नहीं वेट कर पा रहे थे, 1000 एटम जहाँ 1000 मॉलिक्यूल तो आप वेट कर सकते हैं। जहाँ हम हजारों से भी ऊपर जाते हैं, 1 लाख मॉलिक्यूल्स का ले लेते हैं, 1 ही इसका आएगा। तो 1 लाख मॉलिक्यूल, 1 लाख एटम का मास तो आप निकाल सकते हैं ना। तो एक एटम का नहीं निकाल पा रहे थे। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए ऐसे सपोज कर लिया कि 1000 एटम्स हैं या 1000 मॉलिक्यूल्स हैं। आप एवोगैड्रो लगाएं तो मॉलिक्यूल का कंसेप्ट है। तो अगर इसमें 1000 मॉलिक्यूल हैं, इसमें भी क्या होंगे? 1000 मॉलिक्यूल होंगे। अब हम इसका मास ले लें 1000 मॉलिक्यूल का और इसका मास ले लें। ये देखा गया ये हमेशा 16 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मास ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल वो किस तरह आएगा? इक्वल टू 16 टाइम्स इनटू मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन का जो एक मॉलिक्यूल है वो 16 टाइम्स क्या है? हैवियर है। ये सारा आपने लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बोला यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले ली कि मान लीजिए x बाई y जो है वो 1/4 है। ये 1/4 कब आ सकता है? ये आ सकता है अगर मैं यहाँ पे 2/8 ले लूँ तब भी ये 1/4 आएगा। अगर मैं इसको 3/12 ले लूँ तो तब भी 1/4 ही आएगा। अगर मैं इसको 4/16 ले लूँ तब भी जो 1/4 ही आएगा। अगर मैं 5/20 ले लूँ तब भी ये आएगा। अगर मैं 6/24 ले लूँ तब भी जो 1/4 ही आएगा। तो बेसिकली x1
2 या 3 कुछ नहीं है, ये रेशियो 1/4 आ रही है। ये कब आ सकती है? x कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट यहाँ पे x जो है वो क्या आएगा, जो y जो है यहाँ से वो क्या आएगा, 4 टाइम्स x के, y x के मुकाबले में 4 टाइम्स होगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अगर ये 2 है तो y कितना आ गया, 8, मतलब इससे 4 गुना ज्यादा है। अगर ये 3 है तो ये 12 आ गया, ये भी 4 गुना ज्यादा है। तो ये रिलेट कर रहे हैं, अगर x इतना होगा फिर y इतना होगा। इसी तरह से यही कंसेप्ट लगाते हुए हमने देखा कि अगर हमें एक एटम नहीं पकड़ सकते हैं, हम करोड़ों एटम, लाखों एटम का वेट तो आसानी से निकाल सकते हैं। जब हमने कोई 1 लीटर ऑक्सीजन गैस ली, पता नहीं कितने मालिक्यूलों से हमें नहीं पता है, हमने 1 लीटर ऑक्सीजन गैस तो ले सकते हैं ना, एक ऑक्सीजन हम हाइड्रोजन भी ले सकते हैं। हमने 1 लीटर ले लीजिए, 1 लीटर ले लिया, हमें नहीं पता उसमें कितने मालिक्यूल थे, सपोज कर लिया उसमें 1000 थे, इसमें 1000 थे, तो 1 लीटर का मास तो हम निकाल सकते हैं। इसका मास हमें पता चल गया, इसका मास हमें पता चल गया, ये 1 लीटर वॉल्यूम का पता चला हमें गैस का, एटम का पता नहीं चला कि एक मालिक्यूल का मास था, वो हमें पता नहीं चला। पर जब भी हम ये करते हैं, जितनी वॉल्यूम इसकी लें उतनी ही वॉल्यूम अगर इसकी लें, अब 2 लीटर लें, ये भी 2 ले लें, ये 10 लीटर लें, ये भी 10 लें, 20 लीटर लें, ये भी 20 लें, ये रेशो हमेशा सेम आएगी, ये आएगी 60। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जहां से ये क्या आ रहा था, मैंने बोला कि अगर ये मान लीजिए ये 4 आता है, तो इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो क्या है, 4 टाइम्स y है। अगर ये 16 है तो इट मीन्स ऑक्सीजन जो है वो क्या है, 16 टाइम्स हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, 16 टाइम्स हैवियर हुआ किससे, हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल से। अब हम ये जानते हैं ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 एटम्स होते हैं, और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में भी कितने होते हैं, 2 एटम होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमने 1000 मॉलिक्यूल लिया तो ये कितना आ जाएंगे, 2000 एटम्स आ जाएंगे, और ये भी कितने आ जाएंगे, 2000 एटम्स आ जाएंगे। ये भी कितना रिलेशन आ रहा है, ये भी आ रहा है आपका 16 ही आंसर आ रहा है, ये रेशो भी क्या आ रही है, 16। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का एक एटम जो है वो हाइड्रोजन के मुकाबले में 16 टाइम्स ज्यादा हैवियर है। अगर हाइड्रोजन 1 ग्राम मास होगा तो ऑक्सीजन का 16 होगा। अगर हाइड्रोजन का मास 2 होगा, एक्चुअल मास हमें नहीं पता उसका एक्चुअल मास कितना है, हमें सिर्फ रेशो ही पता है। अगर हाइड्रोजन का मास 1 होगा एक्चुअल, तो ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए, फिर 16। अगर हाइड्रोजन का मास 2 होगा तो ऑक्सीजन का क्या होगा, 32 होगा। तो इसलिए हमने कंसेप्ट कौन सा दिया, रिलेटिव एटॉमिक मास। ये मास जो निकाले गए हैं एटम्स के, ये रिलेट करके निकाले गए हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के साथ रिलेट किया गया, फिर ऑक्सीजन के साथ रिलेट किया गया। आज जो हमारे पास हमारे पास मास है वो हमने निकाला हुआ है बाय रिलेटिंग विद कार्बन 12। कार्बन के 3 आइसोटोप मैंने आपको बताए थे, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो जो आज हमारे पास एटॉमिक मासेस रिपोर्टेड हैं वो बेसिकली क्या है, इसके एक एटम के मुकाबले में दूसरे एलिमेंट जो हैं वो कितने हैवियर हैं या लाइटर हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। चलिए अब हम डेफिनेशन करते हैं व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास, जहाँ सिंपली हम एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है, the relative atomic mass of an element is the number of times of an atom of that element is heavier than an atom of carbon taken as 12। तो फाइनली हमने किसके साथ रिलेट किया है, कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, 12, 13, 14। तो किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा कि उस एलिमेंट का एक एटम जो है, कार्बन कौन सा जिसका मास हम 12 ले रहे हैं, 13 वाला नहीं, 14 वाला नहीं, कार्बन 13 के एक एटम के मुकाबले में वो कितने टाइम्स हैवियर है, उसी को उसका हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं। अब आप जानते हैं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें आइसोटोप्स होते हैं, यानी कि उसके एटम्स एक से ज़्यादा मास रख सकते हैं। जैसे कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, किसी का मास 12 है, एक का मास 13 है, एक का मास 14 है। इसी तरह से क्लोरीन के 2 आइसोटोप होते हैं, एक का मास 35 है, एक का मास 37 है। जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास उनका रिपोर्ट करेंगे, कौन सा रिपोर्ट करेंगे, 35 वाला या 37 वाला, अगर क्लोरीन की एग्जांपल ले लें तो उस केस में बेसिकली हमने क्या किया कि जितने भी आइसोटोप हैं उन सबका मास जो था उसका एवरेज लिया गया है। तो इसलिए रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह हम एवरेज एटॉमिक मास भी बोलते हैं, या एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास भी बोलते हैं।
कि जो आपको मास रिपोर्ट किया जाएगा वो बेसिकली किसी एक आइसोटोप का मास नहीं होगा, वो जितने भी आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उन सब का एवरेज मास होगा। तो सिंस एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स ऑफ मोर देन वन मास, जिसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं, hence instead of relative atomic mass the term average relative atomic mass और एवरेज एटॉमिक मास कहते हैं इज यूज्ड। हेंस एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इज द एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन डेवलप टेकन एज 12 यूनिट्स। तो कार्बन कौन सा लिया जिसका हम मास ये लेके चल रहे हैं कि इसका मास 12 यूनिट्स होता है, तो उसके मुकाबले में जो एवरेज मास आएगा किसी एलिमेंट के एटम का, उसमें सभी आइसोटोप का मास को हमने ऐड करके उसका एवरेज लेना है, उसको कंपेयर करना है कार्बन 12 के साथ। तो कितने टाइम्स हैवियर है एज कंपेयर टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहाँ पे ही आप लिख सकते हो रिलेटिव एटॉमिक मास की जगह क्या लिख सकते हो, एवरेज रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि आपको मैंने पहले बता दिया एलिमेंट्स के आइसोटोप होते हैं। तो जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास बोलते हैं तो कौन सा मास बोलेंगे, जैसे मैंने बोला क्लोरीन का 35 भी है, 37 भी है, तो एवरेज रिलेटिव मास हम क्या लेंगे, 35 लेंगे या 37 लेंगे। तो ना ही तो हम 35 लेंगे ना ही 37 लेंगे, हम दोनों का एवरेज लेंगे। अगर हम एवरेज लेते हैं वो आता है 35.5। तो जो एटॉमिक मास है क्लोरीन का जो रिपोर्ट किया जाता है, जब आपको आइसोटोप नहीं दिया गया कौन सा, तो आपने 35.5 लेना है। तो जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एलिमेंट का, उसको हम जनरली एक्सप्रेस करते हैं किसमें, एटॉमिक मास यूनिट में। तो एटॉमिक मास को आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। फाइनली आप यही डेफिनेशन लिख दो तो सफिशिएंट है, ये वाली डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देते हो तो सफिशिएंट है, इतना लंबी चौड़ी स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं है। The atomic mass of element is the number of times of one atom of that element is heavier than 1/12 ऑफ कार्बन 12, कि किसी एलिमेंट का एक एटम, जो कार्बन का एक एटम है, उसके 1/12 लेना, उसके मुकाबले में कितना हैवियर है, वो उसका क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। जहाँ 1/12 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कार्बन का हम मास 12 ले रहे हैं, तो एक एटम का मास क्या आएगा, 1/12 लेना पड़ेगा। तो एटॉमिक मास को हम जनरली किसमें एक्सप्रेस करते हैं, इन टर्म्स ऑफ एटॉमिक मास यूनिट्स, जिसको हम AMU बोलते हैं, आजकल हम यूनिफाइड स्केल पे बोलते हैं, यू भी लिखते हैं सिंपली। तो 1 AMU किसका होता है, 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कौन सा आइसोटोप लिया है, अगर आपने 12 बार लिया है तो उसका 1/12 लेना है, उसकी एक एटम का मास लेना है, उसका कितना लेना है, 1/12 लेना है, उसको हम बोलते हैं 1 AMU। तो आगे जाके हम बताते हैं आपको 1 AMU किस तरह होता है इसकी। तो मुझे आगे जाके आपने ये सीखना है कि मोल कंसेप्ट आएगा, एवोगाड्रो नंबर आएगा कंसेप्ट। तो ये देखा क्या है, ऑलरेडी स्टैब्लिश हुआ है कि अगर हम कार्बन के कितने एटम लेते हैं, 6.022 इंटू 1023 एटम्स लेते हैं, उसका मास कितना आता है, 12 ग्राम होता है। ये आपको याद रखना है, 6.022 इंटू 1023 एटम्स अगर हम ले लेते हैं कार्बन के, तो उसका मास कितना आता है, 12 आता है। तो इस नंबर को बच्चे, ये जो 6.022 इंटू 1023 है, इस नंबर को हम बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, याद रखना है, एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं इसको, या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं, और एवोगाड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। तो एवोगाड्रो नंबर आपको कोई पूछे क्या होता है, आपने बोला है 6.022 इंटू 10⁻23 को हम क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने AMU की डेफिनेशन लिखी थी। AMU किस तरह होता है, कोई पूछे, इट इज 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप, कि एक जो एटम है कार्बन 12 वाला, उसका 1/12 लिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। तो हमें पहले एक एटम का मास पता होना चाहिए था, बट हमें एक एटम का मास तो पता नहीं था, हमें पता था 6.022 इंटू 1023 एटम का मास 12 होता है। जो हम 12 ले रहे हैं, मैंने पहले ही आपको बोला कि ये एक एटम का मास नहीं है, ये रिलेटिव एटॉमिक मास था। अब जो है हमारे पास एस्टैब्लिश हुआ है कि 6.022 इंटू 1023 एटम्स अगर हम कार्बन के लें, उसका मास कितना आता है, 12 आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक एटम का मास कितना होगा, इतने एटम का मास 12 है, तो एक का कितना आएगा, 12/6.022 इंटू 1023। तो 1 AMU किस तरह होता है, वो होता है 1/12 इंटू मास ऑफ एटम ऑफ कार्बन। तो 1/12 एक एटम का मास आ गया इतना,
12 से 12 कैंसिल, 1 को इससे डिवाइड हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। अगर इसको आप केजी में कन्वर्ट करते हो तो जाएगा 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो आपने याद रखना है 1 AMU, 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। तो ये याद रखना आप लोगों ने बच्चे। बड़ी बार एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाता है 1 AMU किसके बराबर होता है, जहाँ के बाद डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपको व्हाट इज AMU। तो ये वैल्यू आपने याद रखनी है, 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम को, या 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम को हम क्या बोलते हैं, 1 AMU बोलते हैं। कई बार बच्चों न्यूमेरिकल आ जाते हैं एग्जाम में, आपको डिफरेंट आइसोटोप दिए होते हैं, उनकी परसेंटेज दी होती है, जहाँ आपको उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंसेस दी होती हैं, और उनके साथ में एटॉमिक मास दिए होते हैं, या मास नंबर्स जिनको हम बोलते हैं। फिर आपको पूछे था बताइए भाई इनका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो जो फार्मूले मैंने लिखे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स हम बाद में करेंगे। पहला फार्मूला है व्हेन परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइसोटोप्स इज गिवन। अगर आपको डिफरेंट आइसोटोप दिए, जैसे क्लोरीन का आइसोटोप दिया है, एक का मास 35 है, दूसरे का मास 37 है। 35 वाले की परसेंटेज दी है, इतने परसेंट एग्जिस्ट करता है नेचर में, 37 वाले की परसेंटेज दी है, इतने परसेंट एग्जिस्ट करता है। उस केस में आपने ये वाला फार्मूला लगाना है कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा, वो होगा समेशन पीआई टू एआई डिवाइडेड बाय 100। तो पीआई क्या है, परसेंटेज है कितनी दी हुई है, एआई क्या है, उसी परसेंटेज वाले का एटॉमिक मास कितना दिया। जैसे 35 की परसेंटेज मान लीजिए दी है, 75% जो है वो 35 वाला एग्जिस्ट करता है, तो मास कितना दिया उसका 35। इसी तरह दूसरा आइसोटोप है, उसकी परसेंटेज हो गई फिर 25, टोटल परसेंटेज तो 100 ही होनी चाहिए। एक अगर 75 हो गया, दो ही आइसोटोप है, एक 35 वाला, एक 37 वाला है। तो 35 वाला अगर हम लेके चल रहे हैं, उसकी परसेंटेज 75% है, तो 37 वाला कितना बचेगा, वो 25%। तो आपने क्या करना है, 75 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100, सॉरी 35 डिवाइडेड बाई 100 प्लस समेशन का मतलब क्या करना है, प्लस 25 इंटू 37 डिवाइडेड बाई 100। इस तरह से आपने करना है। ये न्यूमेरिकल जब करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। फिर दूसरा फार्मूला है जब आपको परसेंटेज नहीं दी हो, जब आपको क्या दिया हो, फ्रैक्शनल अबंडेंस दी हो कि इतनी अबंडेंस है इसकी 0.9 0.75 इस तरह से दिया होगा आपको। तो उस केस में आपने क्या करना है, ये वाला फॉर्म लगाना है, एवरेज एटॉमिक मास किस तरह आएगा, समेशन FI क्या होगा, फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप। ये दिया होगा आपको कि जो क्लोरीन 35 वाला है सारी, वो 0.75 उसकी अबंडेंस है, और जो 37 वाला है उसकी 0.25 है। फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, समेशन FI इंटू AI। FI फ्रैक्शनल अबंडेंस दी होगी, और AI आपको उनका क्या दिया होगा, एटॉमिक मास दिया होगा। जैसे एक का 35 है, दूसरे का 37 है। तो ये फार्मूला लगा के भी आपने क्या करना है, निकाल सकते हैं एवरेज एटॉमिक मास। कई बार एग्जाम में पूछते हैं व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास। तो बच्चे किसी भी एटम का जो एटॉमिक मास होता है, अगर उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और अगर उसको हम ग्राम लिखें 1 ग्राम, तो वो उसका क्या ग्राम एटॉमिक मास हो गया। इसी तरह से ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, अगर हम 16 ग्राम लिखें तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो एटॉमिक मास को जब ग्राम में लिखा जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास जो होता है वो 1 ग्राम के बराबर नहीं होता, याद रखना है। 1 ग्राम एटॉमिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास। तो 1 ग्राम एटॉमिक मास जो है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू एटॉमिक मास। 1 ग्राम एटॉमिक मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास, याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, इज इक्वल टू 16 ग्राम। तो वो पूछे 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इक्वल टू 16। तो पूछे हाउ मैनी ग्राम एटॉमिक masses of oxygen are present in
48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपको 48 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया, वो पूछता है इसमें कितने ग्राम एटॉमिक मास है, तो आपको पता है 1 ग्राम एटॉमिक मास किसके बराबर है, उसके एटॉमिक मास के बराबर, जाने के 16 ग्राम अगर लेंगे तो वो उसका ग्राम एटॉमिक मास हुआ। तो नंबर ऑफ ग्राम एटॉमिक, अगर 32 ग्राम लिया हमने ऑक्सीजन तो कितने ग्राम एटॉमिक मास हो गए, एक 16 के बराबर होता है, 32 में कितने हो जाएंगे 2, 32 को डिवाइड कीजिए 16 से, 2 आंसर आ जाएगा। 48 में कितने हो गए, 48 डिवाइड बाई 16 कितना आ जाएगा 3। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 3 ग्राम एटॉमिक, तो 3 होंगे यहाँ पे, कितने होंगे 3 आंसर आएगा। कितने ग्राम एटॉमिक मास है 48 ग्राम में 3 होंगे। तो इसके बाद हम करेंगे, आपको टेबल दे देंगे, इसमें तो कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मास आपको याद होने चाहिए जो इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एलिमेंट्स लिखे हैं, इनके एटॉमिक मास लिखे हुए हैं। बेसिकली मैंने होल नंबर्स में लिखे हुए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिखे। जैसे हाइड्रोजन का 1.008 होता है, बट मैंने 1 ही लिया है। नेक्स्ट हीलियम का 4 है, लिथियम का भी 6.94 के करीब होता है, हमने 7 ले लिया है। इसी तरह बेरिलियम का 9.01 होता है, 9 ही ले लिया है। तो मैंने होल नंबर में ही लिखे हुए हैं, यही आपने वैल्यू याद रखनी है। बेरिलियम का 9, बोरान का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20 होता है, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्युमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5, आर्गन का क्या होता है 40 होता है। इसके अलावा आप लिख सकते हैं, इसमें कॉपर का लिख सकते हैं 63.5 लेते हैं हम लोग। इसी तरह से जिंक का लेते हैं हम 65.4 लेते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है मैं बोल रहा हूँ। सिल्वर का 108 लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका आपको याद होना चाहिए, आगे जाके यूज़ होगा। तो इसके आज तक इसमें हम नेक्स्ट करेंगे, अब मॉलिक्यूलर मास करना है, एटॉमिक मास हो गया। अब हम इसके बाद करेंगे मॉलिक्यूलर मास।